तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कि कल जो हुकूमत ने भारत के साथ तिजारत की मंजूरी दी, एक ही दिन के अंदर एक और यू टर्न लेते हुए आज विफाकी काबीना ने भारत से चीनी और कपास दरामद करने की इक्तिसादी राब्ता कमेटी की जो मंजूरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया। और जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक वज़ीर आज़म ने बरहमी का इजहार भी किया कि आखिर किस तरह भारत के साथ, और वो भी ऐसी सूरत हाल में कि जब मसला कश्मीर को लेकर तिजारत मुअत्तल थी तो ये किस तरह से मंजूरी दे दी गई। और खबरों के मुताबिक जो वजीर खजाना, वजीर तिजारत हमाद अजहर हैं, उन्होंने वजीर आज़म के सामने इस बात का इजहार कर दिया कि वजीर आज़म साहब आपने खुद ही तो मुझे अहकामात दिए थे, और इसका फिर एक सबूत दस्तावेज की सूरत में इक्तिसादी राब्ता कमेटी के पास जो एक समरी जाती है उसमें भी सामने आया। और उस समरी के आखिर में लिखा हुआ है कि वजीर आज़म ने बतौर कॉमर्स इंडस्ट्री के, कॉमर्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर इंचार्ज होते हुए इस बात की मंजूरी दी है कि भारत से कपास और चीनी जो है वो बरामद की जाए। अब हुकूमत ने इस पे एक और यू टर्न तो ले लिया है, लेकिन ना सिर्फ तमाम कश्मीरियों के बल्कि तमाम पाकिस्तानियों के जज्बात बेहद मजरू हुए, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को भारत ने जो कश्मीर की खुसूसी हैसियत के हवाले से इकदाम उठाया, जो कश्मीर को गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पे, गैर अखलाकी और गैर इंसानी तौर पे हड़प करने का मंसूबा बनाया, उसके बाद भारत के साथ कोई भी ताल्लुकात कायम करना कश्मीरियों के और पाकिस्तानियों के जज्बात के खिलाफ है। अब यहाँ पे सवालात 2-3 खड़े होते हैं कि आखिर भारत के साथ तिजारत खोलने का जिम्मेदार कौन था। क्या विफाकी काबीना में, क्या हुकूमत में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं कि जो कि भारत नवाज हैं, और क्या वाकई वज़ीर आज़म इस सारी सूरत हाल से और इक्तिसादी राब्ता कमेटी की मंजूरी से लाइल्म थे? इन सवालात के जवाब ढूंढेंगे। इसके अलावा आज की एक और अहम डेवलपमेंट, ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट वो गवर्नमेंट ने पब्लिक कर दी है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन देखना यह है कि क्या इस इंक्वायरी रिपोर्ट में असल जिम्मेदारों का तयन किया गया है, क्योंकि जो नैब के तर्जुमा, जो नैब के चेयरमैन थे, जो साबिका चेयरमैन थे, जिनकी वजह से ये सारा फियास्को क्रिएट हुआ, उनको तो क्लीन चिट दे दी गई और चंद लगता है कि कुर्बानी के बकरों के नाम जो है वो सामने लाए गए हैं। बहरहाल इस पर डिबेट करेंगे। और मरियम नवाज साहिबा की खामोशी कई मजीद सवालात को जन्म दे रही है मुसलसल, और हुकूमत इसको डील थीरी के साथ जो है रिलेट कर रही है। और नून लीग के लोगों के भी कुछ हल्के फुल्के बयानात आ रहे हैं जिसके मुताबिक मरियम नवाज का बाहर जाना उनका हक है। क्या एक बार फिर मरियम नवाज के लिए भी इलाज के बहाने मुल्क से बाहर जाने की राह हमवार हो रही है? इन सारे मामलात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा, बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं और इंतहाई मुल्क के मशहूर व मारूफ माहिर कानून भी हैं, जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं, खातून MNA हैं, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं, बड़े अरसे बाद तशरीफ लाई हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर सरकर्दा रहनुमा है, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है, खासतौर पर सिंध की सियासत में, फिरदौस शमीम नकवी साहब। फिरदौस साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, ये भारत के साथ तिजारत, पहले यू टर्न लिया तिजारत को खोलने के लिए कश्मीर की कीमत पे, मुल्क की सलामती की कीमत पे, उसके बाद एक ही दिन के बाद एक और यू टर्न और तिजारत को खत्म कर दिया, उस फैसले को वापस ले लिया जब मीडिया ने शदीद दबाव डाला, जब हम लोगों ने सवालात उठाए। कौन जिम्मेदार है इस फैसले का? मेरे ख्याल से देखिए, आप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत की वर्किंग जो है वो ये है कि ये वो हुकूमत है जिसके अंदर काबीना की मीटिंग हर मंगल के दिन होती है, और ये बड़ी कंटिन्यूसली हो रही है, और मेरे ख्याल से किसी और हुकूमत के अंदर ऐसा नहीं है। और बहुत सारी चीजें वही कैबिनेट के ऊपर डिस्कस होती हैं और एक बड़ी डिबेट होती है विद इन द पार्टी रैंक्स भी। जब इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के है तो ये विद इन द पार्टी भी ये सूरत नजर आई थी कि ये टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। बुनियादी तौर पे वी डू बिलीव कि हमें भारत के साथ और अपने हमसाया मुल्कों के साथ ट्रेड
जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकें वो बेहतर है। लेकिन कश्मीर के मौजूदा हालात और अपनी पॉलिसीज जो हमने डिवॉल्व की हुई हैं कि जब तक कश्मीर के पुराने स्टेटस पे वापस नहीं लाएगा भारत, उस वक्त तक भारतीय हुकूमत को हमने मोदी सरकार को नाजीज्म, फासिज्म, हिटलर के साथ जोड़ा हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि जिधर भी ये मिस हुआ मैसेज वो करेक्ट कर लिया गया। आज इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 24 आवर्स। इसके अंदर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब इतना बड़ा फैसला ले लिया जाता है कश्मीर के कॉस्ट को पसपुश डाल के। और जो आपने देखी होगी फिरदौस साहब, आपने वो दस्तावेज देखी होगी जो ईसीसी की समरी पे जिसपे वज़ीर आज़म इमरान खान की अप्रूवल के अल्फाज दर्ज है। जी मैंने नहीं देखी वो, इसलिए कि आई वाज कैंपेनिंग ऑल डे इन 249, तो मेरी नजर से वो नहीं गुजरी। जो चीज मेरी नजर से नहीं गुजरी मैं उसके बारे में आपसे कोई कमेंट नहीं कर सकता। आप जो कह रही होंगी वो दुरुस्त कह रही होंगी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरी यहाँ की गवर्नमेंट की वर्किंग जो है, ऑल इश्यूज आर डिस्कस्ड एवरी ट्यूसडे थ्रेडबेयर इन फ्रंट ऑफ द होल कैबिनेट, और वही सबसे बड़ा प्रॉपर फोरम है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के लिहाज से चल रहा होता है, जिससे कि तमाम डिसीजंस वेदर इट इज प्रेजेंटेड बाय एनी मिनिस्टर इवेंचुअली नाउ रिक्वायर्ड कि उससे कैबिनेट अप्रूवल हो। ये नया कानून बन चुके हैं, इसलिए वो हर मंगल को मीटिंग होती है। ठीक, यानी कि आप कह रहे हैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, आपकी जमात एक तो अपोजिशन की बड़ी जमात, दूसरा कश्मीर के साथ आप लोग एक खास जो है सेंटिमेंट रखने का दावा करते हैं। क्या ये वाकई इतनी बड़ी बात नहीं थी? सिर्फ 24 घंटे में फैसला वापस ले तो लिया गया ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, मैं तो मेरे पास इस फियस्को का जो हुआ इसके लिए कोई जवाब है नहीं, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर की मेरा ख्याल आदत बन चुकी है और पूरी इनकी एज अ पार्टी ये सोच और ये रही है। आपने देखा जब वो एक समरी थी भिजवाने की आर्मी चीफ के, उसमें भी क्या हुआ था, किस तरह नाअहली और नालायकी का सबूत कि वो सिंपल चीजें भी इनसे नहीं होती। आपने यहाँ अपनी इंट्रो में कहा कि प्राइम मिनिस्टर इज मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ दिस कॉमर्स मिनिस्ट्री के। जी, तो आपको पता है ईसीसी की मीटिंग हुई, हमाद अजहर ने ये कहा भी है कि आप ही ने अप्रूव की थी और ये अप्रूव हुई थी। मेरा ख्याल इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसकी तारीख भी थी 26 मार्च 2021 को ये अप्रूव हुई थी। और ईसीसी में आपको पता है कि वो थ्रेडबेयर डिस्कशंस होती हैं। ईसीसी का मतलब भी यहाँ है कि वहां पे माशी पॉलिसीज डिस्कस होती हैं मिनिस्टर इन चार्ज की हिदायत पर, और फिर वो जो मिनिस्ट्रीज और होती हैं जो कंसर्न्ड होती हैं, जैसे फॉरेन ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसमें जाती हैं, वहां पे डिस्कस होती हैं, वहां से अप्रूव होती हैं, एंड देन इट कम्स टू द काबीना, क्योंकि काबीना बहुत बड़ी होती है। प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूं। क्या ऐसा पॉसिबल है? आपने बड़ा अच्छा प्रोसीजर समझा दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वज़ीर आज़म के इल्म में ना हो, उनको प्रॉपर्ली ब्रीफ ना किया गया हो? गरीदा, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और मैं आपको बताऊं ये आज की नहीं है, क्योंकि मैं कॉमर्स कमेटी में हूं। मैं आपको बात बता दूं कि ये महीने से तो कोई मीटिंग्स ही नहीं हो रही, लेकिन कोई 2 महीने पहले भी हमें ये हवा थी कि ये खोलने लगे हैं तजारत ना। तो बात उस वक्त भी यही थी कि देखें जिसलिए हमने बंद क्यों की थी, आप मुझे बताएं बंद क्यों की थी? 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की बात, उसकी वजह से। तो क्या हमने जो इतना ड्रामा किया था कि हम आधा घंटा धूप में भी खड़े होंगे, हमने अपनी सड़कों के नाम बदल दिए, क्या तराने बजाने से, तराने लिखने से क्या कश्मीर आजाद हो गया? हमने एक टाइमर लगा दिया यहाँ पे एक चौक पे। हमने उनको क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही हैं, हम कोई एक रिलीफ भी दिलवा सके? ऑल्दो जब हम यूएन से आए तो हमने बड़ी ऐसे रिसीव किया था प्राइम मिनिस्टर को जैसे वो वर्ल्ड कप जीत के एक बार फिर आ रहे हैं। तो देखें गरीदा, बात सारी ये कि आप क्यों पाकिस्तानी कौम की इतनी तजलील कराते हैं कि पहले आप कहते हैं कि हमें दुआएं मांग रहा था मोदी के जीतने की, फिर आप उनको 6-6 बार फोन करते हैं, फिर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उनको सीट दिलवाते हैं। लेकिन आपकी क़यादत, ऑपोजिशन की क़यादत कहाँ थी? अगर ये 2 महीने पहले से आपको हवा थी और पिछले 4 दिन से ये हो रहा है। आज जो रिवर्स हुआ है वो ऑपोजिशन की विजिलेंस से हुआ है, वो मीडिया की विजिलेंस होने से हुआ है। ये मीडिया ने उठाया तो ऑपोजिशन को होश आया। तो नहीं, आपकी क़यादत की तरफ से कोई इस पे बयान नहीं आया, ना नवाज शरीफ साहब की तरफ से, ना मरियम नवाज साहिबा की तरफ से। उनकी तरफ से क्यों, जब उनकी पूरी पार्टी बैठी है क़यादत की तरफ से जवाब में बयान नहीं
होना चाहिए इतना बड़ा एक एक फर्द पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जब बैठे हैं और हम आंखें खोल के कान खोल के बैठे हुए, इनका ख्याल था कि यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा और ये इसको ब्रश कर देंगे अंडर द कार्पेट। गरीदा, ये लोग ना अहल भी हैं, ना लायक भी हैं और बदनीयत भी हैं, और इनकी बदनीयत ही इससे नजर आती है कि आज इन्होंने कश्मीरियों की कुर्बानियों को क्या दफन कर दिया है। क्या उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं, जो ये नारे लगाते रहे, हमें गद्दार कहते रहे, उस वक्त तक 370 नहीं हुआ था जिस वक्त हम बात कर रहे थे बातचीत के लिए। आज ये इतना कुछ हो जाने के बावजूद इनकी हिम्मत, पाकिस्तानी लोगों की जज्बात देखें। मैं PMLN की या पार्टी की या सियासतदान बाद में हूं, पहले मैं पाकिस्तानी हूं और एज अ पाकिस्तानी मेरे जज्बात हैं और मेरे एहसासात हैं और मेरे लिए कश्मीरी बहुत बहुत अहमियत रखते हैं और आज मेरे जज्बात क़यादत बोली नहीं ना, नवाज शरीफ साहब बोले ना, मरियम नवाज साहिबा बोली, वो हर चीज पे उनकी पार्टी जो बोल रही है, प्लीज उनकी पार्टीज। लेकिन पार्टी में आपकी ज़ेरी कायदीन का बात करना अलग होता है, आपकी क़यादत का बात करना एक अलग मायने रखता है, अलग प्रेशर रखता है। आप मुझे बताएं, मियां नवाज शरीफ उस तरह अभी ऐसे डायरेक्ट तो स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे ना, बट उनकी जो उनके जमाने की पॉलिसीज थी और जो उनके जज्बात थे और जो फैसले थे वो सबके सामने हैं। और हमें जो गद्दार कहा गया, आज मेरा ख्याल मुल्क दुश्मन, मुल्क गद्दार, मैं ये अल्फाज यूज नहीं करना चाहती, मैं करना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरे पर किसी को ना कहें, मैं कहना भी नहीं चाहती गरीदा, क्योंकि मेरे ऊपर तो ये मुकदमा गद्दारी का बन चुका है, FIR कट चुकी है। आई वुड नेवर से इट। मैं पीछे क्यों नहीं आ रही थी? अगर एक पाकिस्तानी को आप ये लेबल लगा के उसके ऊपर FIR काटते हैं तो मुझे कोई हक नहीं है यहाँ बैठ के मैं किसी को भी रिप्रेजेंट करूं, पार्टी को, या एज बहुत शर्म आनी चाहिए। आपका नाम गद्दारी की FIR में काटा गया, इंतहाई गलत है, इंतहाई काबिल मजम्मत। खोसा साहब, मैं आपकी तरफ से आऊंगी, तफसील से आपका जवाब चाहूंगी कि आपके नजदीक भारत के साथ तजारत खोलने का जिम्मेदार कौन था, फिर उसके बाद 24 घंटे में इसको रिवर्स कर लिया गया, क्या इसको पॉजिटिवली देखा जाए, और आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म इससे लाइल्म हो सकते हैं? आप कोई बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे प्राइम मिनिस्टर को? देखिए, सवाल ही पैदा नहीं होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये इतनी बड़ा फैसला था और हमाद अजहर साहब को मैंने खुद सुना टेलीविजन पर, और जिस तरह से वो इसका दिफा कर रहे थे और कह रहे थे कि इसकी अफादियत कितनी है और किस तरीके से जो है कॉटन मंगवाने से हमारी क्या क्या फायदे होंगे और चीनी मंगवाने से हमारा जो शुगर माफिया है और शुगर प्राइसेस किस तरह से कंट्रोल होंगे, और वो तारीफों के पुल बांध रहे थे कि हिंदुस्तान के साथ हमारी तिजारत इस तरह वगैरह वगैरह। और ये देखिए, बड़ी बात ये है कि ECC की मीटिंग को फाइनेंस मिनिस्टर ही हमेशा प्रिजाइड करता है, और फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी कभी हो ही नहीं सकता। इनको तो वो सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली बात है। अभी तो जुमा इनको 8 दिन भी नहीं हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो लेते हुए, और ये कैसे इतना बड़ा फैसला कर सकते थे कि ये हिंदुस्तान के साथ जो है इस तरह तिजारत खोल दें, और वो भी बिना प्राइम मिनिस्टर मोहतरम इमरान खान साहब की मर्जी और हुक्म के बगैर। ये तो कॉमर्स की मिनिस्ट्री, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर उसके इंचार्ज हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर ही का प्रेरोगेटिव था कि कॉमर्स में वो किस तरह से किस मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात जो है कॉरिडोर खोलना चाहते हैं, ट्रेडिंग कॉरिडोर्स खोलना चाहते हैं। हमने तो पहले दिन कहा था, ये देखिए, मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा मोदी आएगा तो कश्मीर का हल हो जाएगा। कश्मीर का हल तो मोदी ने कर दिया, क्योंकि उसके तो मंशूर में था कि वो अनेक्स करेगा। और आर्टिकल 270 को जिस तरह से उसने यूनिलेटरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के उसने कश्मीर की जो वो हैसियत थी उसको मर्ज कर दिया हिंदुस्तान में, ये न सिर्फ बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी थी, बल्कि ये तो मैं समझता हूं कि 1947 में जो तय हुआ था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पार्टीशन का फॉर्मूला, ये उसी के मुतसादिम और मुनाफी है। और फिर देखिए, उस पर तुर्रा ये है कि ये हमारी मुस्लिम आबादी को मोहतरम जो है मोदी साहब, जो फैसिस्ट डिक्टेटर हिटलर है, उसने हमारी मुस्लिम आबादी को
अक्सरियत से अकलियत में बदलने के लिए उसने सारे कॉरिडोर खोल दिए और वहाँ जेनोसाइड हो रहा है मुसलमानों का। वहाँ सिर्फ आप देखें 1 लाख से ज्यादा हमारा कश्मीरी शहीद हुआ है। हम खून के साथ गद्दारी कर रहे हैं और हम कायदे आजम के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनके साथ ये करते हुए, क्योंकि हमारा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बनी ही कश्मीर के इशू पर थी। आपको याद होगा भुट्टो साहब ने कहा था कि वी आर फाइटर्स बिकॉज वी आर मुस्लिम्स एंड वी आर मुस्लिम्स बिकॉज वी आर फाइटर्स एंड वी विल फाइट फॉर 1000 years इवन इफ वी हैव टू ईट ग्रास। और कायदे आजम ने कहा था कि कश्मीर हमारी शाह रग है। शाह रग को काट के हिंदुस्तान ने, मोदी ने अपने जम कर लिया है हिंदुस्तान में। मुझे बताएं कि इससे ज्यादा गद्दारी क्या हो सकती है कश्मीर कॉज के साथ कि हम उनके साथ जो है, इसके बावजूद के 5 अगस्त 2019 में 2019 में जब उसने एनेक्स किया तो हमने इसको खत्म मुनक़ते किया था। क्या मोदी ने ये अमेंडमेंट वापस ले ली है? क्या कश्मीर को वो आज भी मुतनाज़ा जो है मुतसबर करते हुए यूनाइटेड नेशंस की करारदादों का एहतराम करने के जो है लिए कोई इंडिया दिया है उसने? तो इसका मतलब ये है कि हम ये करके कश्मीर को तस्लीम कर रहे हैं, मोदी के उस एक्ट को तस्लीम कर रहे हैं जो उसने एनेक्सेशन की है। तो मैं समझता हूं ये हम कश्मीरियों के उस खून से जिसमें हमारी वहां की माओ बहनों की इज्जत की गई है और पैलेट गन्स के जरिए हमारे वहां कश्मीरी बच्चों को अंधा किया गया है और जिस तरह से साल से वो पाबा सलासल है और वहां कर्फ्यू लगा हुआ है और वो अपनी इबादत गाहों में नहीं जा पा रहे हैं, तो हम समझते हैं मैं इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी रहा यू टर्न, जी देखिए यू टर्न की बात कर रहे हैं। यू टर्न तो इनका माशाअल्लाह तुर्रा इम्तियाज है। इनको जरूर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका जो है ये एजाज मैं समझता हूं हमें बिल्कुल ये एक फ्लोट करना चाहिए कि इनको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से और इनको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम लिखा जाए कि यू टर्न में इनको नंबर 1 पोजीशन दुनिया में मिली है। खोसा साहब आपकी बातें जो कश्मीर के हवाले से हैं बिल्कुल बजा हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं, अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन मुझे एक सिंपल से सवाल का जवाब दे दीजिए। आप मेरे प्रोग्राम में बड़ा जबरदस्त डिफेंड कर रहे हैं कश्मीर के मुकदमे को और बड़ी अच्छी तनकीद कर रहे हैं गवर्नमेंट के इस इकदाम पे, लेकिन नून लीग तो फिर भी कुछ न कुछ चले उनकी ज़ेली क़यादत बोली इस इशू पे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत, आपके चेयरमैन, आपके शरीक चेयरमैन, कोई इस पे बयान नहीं आया, कोई इस पे ट्वीट नहीं आया, आपकी ज़ेली क़यादत भी कहीं पर नजर नहीं आई इस इशू पर। नहीं, मैंने तो खुद बड़े बांगे दोहल इसको जो है बहुत वजाहत के साथ इसको कंडेम किया है और आपके समा के एक चैनल पर जो है वो बड़ा तफसीली मेरा उस पर जो है इस्तदलाल है। आसन इकबाल साहब को मैंने खुद सुना है, उन्होंने जिस शिद्दत से इसकी जो है मुजम्मत की है। आप नून लीग का सहारा ले रहे हैं ना, मैं आपकी क़यादत की बात कर रही हूँ। वहां से तो एहसन इकबाल बोले, शाहिद खाकान अब्बासी भी बोले, लेकिन पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत कहाँ थी इस इशू पे? ना मैं खुद मरकजी कायद हूँ, मुझे किसी और पे तो पता नहीं। देखिए मैं इसलिए मेरी मुराद आपके चेयरमैन साहब, आपके शरीक चेयरमैन साहब की तरफ से कोई बयान है? देखिए मैं अगर बयान देता हूँ या मेरे जो है दूसरे साथी बयान देते हैं तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ही का मुतसबर होगा। ये हो नहीं सकता है कि हमें आइसोलेशन में कर दें या हम कोई ऐसा बयान दे रहे हो जो बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ हमारी शारक के करीब। देखें हमारा तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कट मरने को तैयार है कश्मीर के इशू पर। हम कश्मीर के इशू पर ये सोच ही नहीं सकते कि हम हिंदुस्तान के साथ इस मामले में किसी किस्म का जो है मुफाहमत करेंगे या किसी किस्म का इसमें जो है हम रियायत करेंगे। तो ये तो मैं समझता हूँ बेहिसी है इस हुकूमत की और इमरान खान ने बड़ी कोशिश की, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आपको, आपके मीडिया को, चाहे इलेक्ट्रॉनिक है चाहे प्रिंट मीडिया है। आपने जिस तरीके से इस इशू को उजागर करके आपने पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी की है, उनके जज्बात को उजागर किया है, मैं समझता हूँ कश्मीरियों के लिए ये सबसे बड़ी कंसोलेशन है कि हमारी हुकूमत की बेइज्जती एक तरफ, लेकिन पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है उनकी हमनवा थी और इसलिए मैं समझता हूँ कि हमने अपना लेकिन मेरा शिकवा वही बरकरार रहेगा कि मीडिया ने, अवाम ने, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं आवाज उठाई। आप खोसा साहब बहुत बोले, शाइस्ता परवेज मलिक साहब ने बहुत आवाज उठाई, इनकी ज़ेली क़यादत भी, लेकिन अपोजिशन की
मरकजी क़यादत बशमूल मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, PDM की बड़ी बड़ी क़यादत इस पर खामोश रही। ये मेरा शिकवा रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब को जवाब देना चाह रहे हैं। लेट्स कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। उसके बाद ब्रॉडशीट कमीशन के हवाले से, PDM के मुस्तकबिल के हवाले से, मरियम नवाज की खामोशी के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सारे सवालात, सारी उंगलियां आपकी पार्टी की तरफ, आपके वज़ीर आज़म की तरफ उठ रही हैं इस इशू को लेकर। जी देखिए, मैंने तो आपसे पहले कहा था कि आई हैड एड्रेस द इशू, लेकिन मैं लतीफ खोसा साहब से पूछना चाहूंगा कि कश्मीर के कॉज को सबसे बड़ा नुकसान कब पहुंचा। अगर उन्होंने तारीख पढ़ी हुई है तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो जाके शिमला अकॉर्ड किया था, उसमें ये मल्टीलैटरल से बायलैटरल इशू कर दिया गया, और उस दिन जो है वो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन की धज्जियां उड़ा दी गई, और वो चीज जो है आज उसका फायदा हिंदुस्तान उठा रहा है। अगर ये तारीखी हकीकत नहीं है तो मुझे गलत कह दीजिए, चाहे शाइस्ता मलिक साहिबा कह दें, चाहे आपके लतीफ खोसा साहब कह दें, या आप खुद कह दें कि मैं जिन्हें जो बात कह रहा हूँ उसकी तारीखी हकीकत नहीं। तारीखी हकीकत कश्मीर करूंगा। जी बिल्कुल आऊंगी, आपकी तरफ आऊंगी खोसा साहब। तो दूसरी बात है कि उस वक्त के सर्कमस्टांसेस और उस वक्त जब पाकिस्तान एक शिकस्त के थ्रू दो लख्त हुआ था ये कौम, उसको हमने अपने 93,000 सोल्जर्स को वापस लेना था, जो मसाइल थे, लेकिन ये बात हमें तारीख में तस्लीम करनी पड़ेगी कि हमने वहां कॉम्प्रोमाइज किया कश्मीर के कॉज के ऊपर टू गेट अवर प्रिजनर्स बैक फ्रॉम इंडिया। इस चीज को अगर हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो हम मिनहाजुल कौम अपने साथ झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज ये कि इतनी कश्मीर के हमदर्द जो है वो मोदी सरकार वालों को बगैर वीजा के लेके आते हैं, और जिस किस्म के मरासिम इनके रहे हैं और जो तजारत ये करते रहे हैं पाकिस्तान के साथ, उसका मैं जिक्र करूं। क्या इनका किरदार जो रहना चाहिए वो है? अयाज सादिक के स्टेटमेंट की बात करूं जो असेंबली के फ्लोर पे दी थी उन्होंने फौज के खिलाफ? क्या मैं मौलाना फजल रहमान की उस मिलियन मार्च की बात करूं जो यूनाइटेड नेशंस के बाद उन्होंने करनी शुरू की, जिसकी वजह से जो कश्मीर का इशू उठाया जा रहा था वो पीछे रह गया? वो इंस्टेबिलिटी की बात करूं जो ये लोग पिछले 1 साल से लगे हुए? क्या इनके यू टर्न्स की बात करूं कि हम इस्तीफे देने वाले हैं, हम इलेक्शन लड़ने वाले नहीं है और वो यू टर्न कर लिए? क्या मैं सरे महल का जिक्र करूं जिसके अंदर उन्हें कहा ये महल हमारा नहीं है और फिर मांग लिया कि ये महल हमारा है? क्या मैं उस यू टर्न की बात करूं कि मेरे दिमाग की हालत सही नहीं है, मैं दिमागी तौर पे मरीज हूं, मैं जो हूं कोर्ट में जा नहीं सकता, मैं उसकी बात करूं? उसके बाद सदारत का मनसब संभाल लूं? मैं किस किस यू टर्न की बात करूं, किस किस लीडर की बात करूं, उन झूठों की बात करूं जो 2000 की प्लेटलेट के ऊपर जिंदा रह के चले जाते हैं और उसके बाद किसी हफ्ते प्लेटलेट की रिपोर्ट नहीं आती। लेकिन आप लोगों ने खुद ही भेजा था फिरदौस शमीम नकवी साहब, जिन्होंने कहा हम घसीटेंगे, पेट से निकालेंगे, सब कुछ करेंगे, और उसके बाद भाई बहन लवी डबी हो गए। मैं उस यू टर्न की बात करूं? बातें तो बहुत है करने की, हमने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड का, वी आर एन ओपन गवर्नमेंट, हम जो चीज करते हैं हम ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हैं। वैसा हुआ, आज कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया, फैसला टेकन बैक। वी नो कि हमने क्या प्रेशर डाला पार्टी के अंदर, क्या क्या किस लेवल फिरदौस साहब, दिस इज नॉट एज सिंपल एज यू आर एक्सप्लेनिंग कि हो गया, हमने वापस ले लिया, आज खत्म हो गया। दिस इज एग्जैक्ट, ही इज नॉट अ डिक्टेटर लाइक अदर पीपल। और जहां तक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड का काम है, तो जो करप्शन का रिकॉर्ड जिन जिन हजरात ने कायम किया है, वो भी इंशाल्लाह जब इन लोगों को सजाएं मिलेंगी वो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दोनों बड़ी पार्टियों के लीडरों का नाम जरूर आए। अच्छा फिरदौस साहब, अब आपके इल्जामात और बयानात का जवाब ले लें। शाइस्ता साहिबा पहले आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने भाई के साथ सच्ची अफसोस ही कर सकती हूँ कि ये इसको एक छोटी सी बात कह रहे हैं। मतलब हद तो ये है कि इतनी बड़ी गलती करके और फिर अपनी गलती को तस्लीम ना करना, ये ना कहना कि चले हो गई ये हमसे गलती। मतलब आप देखें, फॉरेन पॉलिसी का तमाशा एक बनकर रह गया, लगता है एक सर्कस लगी हुई है। और आपने जो तजलील हुई है, आपको याद है कि अभी पीछे भी जब ये गए, जब तक मैंने भाई आपके बिल्कुल नहीं बोली थी, मैंने पूरी आपकी बात सुनी है। लेकिन फिरदौस साहब हवाला दे रहे हैं ना कि मोदी के साथ तिजारती ताल्लुकात और जाती ताल्लुकात तो आपकी लीडरशिप ने रखे। बिल्कुल, लेकिन जब तक ये जो आज पोजीशन जहां हम आज खड़े हैं ना, वो बात नहीं हुई थी। 370
कि नहीं एनेक्स नहीं हुआ था कश्मीर उस वक्त, और जब मोदी लेकिन साहब कश्मीर पे देखिए, हासिबाना कब्जा तो था ना भारत का। बात सुने, लेकिन ये जो वायलेशंस अब हो रही हैं, हम कोशिश कर रहे थे कि ठीक हो जाए, और जो बार बार ये रेफरेंस देते हैं ना कि मोदी आए, इनके तो 6 फोन भी नहीं उठाता, ये मुसलसल करते रहे बावजूद इसके कि जो उसने कश्मीर में किया। हमारे जब वो आए हैं, वो अफगानिस्तान आए हुए थे, वहां से उन्होंने फोन किया कि वो आना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी नवासी की शादी है इस वक्त और इस वक्त नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा क्या मैं शादी में नहीं आ सकता? मेरी बात सुनाए, स्टेट टू स्टेट भी रिलेशनशिप्स होती हैं। उस वक्त वो उनको कहते हैं कि नहीं नहीं आप नहीं आइएगा, उन्होंने कहा आप आइए आए, और जब जो आता है वो तोहफे भी, ये हमारा सोशल एक नॉर्म्स हैं, और वो लाए तो ये साड़ियां लाए और ये सब चीजों का फिर भी ये जवाब नहीं है। जो फिएस्को ये हुआ है गरीदा, इसका इनको जवाब देना होगा कि क्या ये कश्मीरियों की, जैसे खोसा साहब ने कहा कि हम जो 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो गए, जो वहां पे हजारों खवातीन की अजमत दरी हो रही है, जो कुर्बानियां कश्मीरी दे रहे हैं, क्या हम उन्हें यकलख्त भूल जाएंगे? इसलिए कि पहले भी हुकूमत ने ये किया, पीपल्स पार्टी ने ये किया, नून ने ये किया। इनको इस बात से ये हक मिलता है कि ये वो उन तमाम कुर्बानियों को दरगुजर कर दें, और एक फैसला, असल में ये जो हकमाना अंदाज है ना कि जो इमरान न्याजी साहब हैं, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया था, उन्होंने किसी मिनिस्ट्री को ये भेजा ही नहीं, उन्होंने फैसला करके अब कुर्बानी का बकरा बनेंगे, पीछे भी बनते रहे। आपको पता है एक पोस्टर बॉय असद उमर साहब थे, वो कुर्बान हुए, फिर हफीज शेख साहब कुर्बान हो गए। अब इसी बात पे हम्माद अजहर को भी कुर्बान हो जाना चाहिए कि उसने इतनी बड़ी बात आके नेशनल टीवी पे कर दी, और न्याजी साहब, आप कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं कौमी असेंबली के, क्या वहां पे उठाएंगे ये मामला? क्योंकि पार्लियामान में तो अभी तक ऑपोजिशन ने नहीं उठाया। बिल्कुल उठेगा, नहीं जी, इसलिए कि पार्लियामान को ये चलने कब कहते हैं गरीदा? आपको पता है पीर को असेंबली कॉल हुई थी, उसी दिन शाम को इट वाज फिनिश्ड। उन्होंने ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी, आज 4 बजे, आज भी हुकूमत का कोरम पूरा नहीं था, और कल फिर ये हो जाएगा। तो ये तो दिन पूरे करें, असल में इनकी हुकूमत के दिन भी पूरे होने वाले हैं। खोसा साहब, आप जवाब देना चाहते हैं जुल्फिकार भुट्टो का तारीखी हवाला जो फिरदौस साहब ने दिया था? देखें, इनका माशाअल्लाह एक तुर्रा इम्तियाज है। इनसे सवाल गंदम जवाब इनका आएगा जीना, और ये अपने से तो जवाब नहीं देंगे और कहेंगे लूट गए, मार गए, चोर हैं, डाकू हैं। सारा मलबा जो है ये माशाअल्लाह ऑपोजिशन पर डालना इनका वतीरा है। देखिए, कश्मीर शिमला की एग्रीमेंट की बात हो रही है। आपके उस वक्त जो सेलेक्टर्स हैं, उस वक्त के जो सेलेक्टर्स थे, उन्होंने जिस जिल्लत आमेज तरीके से सरेंडर किया था जनरल अरोड़ा के कदमों पर, 93,000 फौजी उसका उस वक्त हिंदुस्तान की जेलों में था। 5,000 मुरब्बा मील मगरबी पाकिस्तान का सरजमीन पर कब्जा था हिंदुस्तान का, उसने फतह अपनी तरफ से कर रखा था, और अखंड भारत के ख्वाब देख रही थी इंदिरा गांधी उस वक्त। जनाब, उनका जरा मिजाज देखिएगा कि वो उस वक्त किस तरह हवा के घोड़े पर सवार थी, क्योंकि वो विक्टोरियस, एक जिस तरह फातिहाना अंदाज होता है उसका ये आलम था। और शहीद बाबा जुल्फिकार अली भुट्टो को उस वक्त मेहनत करके जो है न सिर्फ इक़्तिदार दिया गया, बल्कि जब वो जाते हैं पिंकी को साथ लेके, यानी बेनजीर भुट्टो शहीद जो है उस वक्त बची थी, वो साथ जाती है, और वहां न सिर्फ ये है कि बगैर कुछ दिए हुए 5,000 मुरब्बा मील बागुजार करवाते हैं। 93,000 फौजियों को मुखलसी होती है हिंदुस्तान की जेलों से, और कश्मीर इश्यू को उजागर किया जाता है। कहीं उस मुआहदे में नहीं लिखा हुआ कि ये अब बाइलैटरल होगा, और अब ये जो है 1948 की यूनाइटेड नेशंस की करारदाद दफन हो जाएगी। ये बड़ा वाज़े तौर पर था कि कश्मीर इशू वहां भी उठाया गया, क्योंकि आज भी कश्मीर इशू हमारी पीपल्स पार्टी का तो
यानी शाह रंग की से भी ज्यादा हमें अजीज है और हमारी पार्टी। फिरदौस साहब आपकी इस बात से एग्री नहीं कर रहे, फिरदौस साहब क्यों नहीं आपको ना करें ना, आगे भी जरा सुन लें इनका आगे भी एक मिनट जरा खोस साहब की बात सुन लें जी। खोस ना ऐसे ना करें। देखें, जहां तक ताल्लुक है हमारे इमरान खान के यू टर्न की बात हुई, मुझे बताएं कि हमने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया और उसको जो है यू टर्न मारा। हमने कहा 50 लाख घर बना के देंगे और 50,000 घर हमने मिसमार कर दिए। हमने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF से कर्जा नहीं लूंगा क्योंकि गैरत पाकिस्तान की अहमियत जो है जाती है। हम नहीं, पुराना हो गया क्यों सुनने, अभी तो ये मौजूदा इक़्तिदार में है, अभी तो ये इनकी चल रही है माशाल्लाह बादशाहत। नहीं तो फिर वो आपके यू टर्न भी गिनवा रहे हैं ना, ऑपोजिशन के PDM के यू टर्न भी गिनवा रहे हैं, उस पर भी हमें सियासत में बात करनी है ब्रेक के बाद। जरा हमने बिल नहीं जलाए थे, हमने नहीं कहा था कि जो है ये वो करो कि बिल देना, हमने नहीं कहा था जब पेट्रोल महंगा होता है तो तिजोरियां हुक्मरानों की बढ़ती हैं। आज हर चीज का माफिया है। आप देखें, गंदम का माफिया है, आटे का माफिया है, चीनी का माफिया है, पेट्रोल का माफिया है, LNG का माफिया है और सारे के सारे इनकी हुकूमत में बैठे हुए हैं। और माशाअल्लाह जफर मौज है जो शुरू हो जाती है जब इनसे कोई सवाल करे, अपने सवाल का जवाब नहीं देंगे और कहेंगे जी पिछले कर गए। अच्छा चलो, हम तो इन सवालात के जवाब जरा लेते हैं, ठीक है, इन सवालात के जवाब जरा लेते हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब से एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ताकि तफसीली जवाब आ सके। सरदार लतीफ खोसा साहब और शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा भी मौजूद हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फिरदौस साहब जरा जवाब दे दें, आप कुछ कहना चाह रहे थे। और दूसरा, ब्रॉडशीट कमीशन के हवाले से थोड़ी सी मुझे बात करनी है कि जो मेन कल्प्रिट्स थे, लग रहा है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में उनको क्लीन चिट दे दी गई है या देने की कोशिश की जा रही है और चंद कुर्बानी के बकरे जो हैं वो सामने लाए जा रहे हैं। जी, पहली चीज तो ये कि लतीफ खोसा साहब विकिपीडिया उठा लीजिए, उस पर कश्मीर इशू देख लीजिए। अगर मैं बात गलत कह रहा हूँ तो उस पे देख लिया, और कुछ नहीं है। उस जमाने के शिमला अकॉर्ड के ऊपर वॉशिंगटन पोस्ट विकिपीडिया पर तो ट्रस्ट ना करें, विकिपीडिया पर तो कोई भी एडिट कर सकता है जाके, गूगल पे ट्रस्ट ना करें। नहीं, उसके ऊपर ऐसे ऑब्जेक्शंस भी आते हैं। अगर कोई ऐसी लिखी जाए, मैं भी लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकती हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पब्लिक के लिए इट्स अ बिग इंसाइक्लोपीडिया वेयर हर किस्म का कमेंट आता है। दैट्स व्हाई आई मेंशन विकिपीडिया। मैं कहता हूँ वॉशिंगटन पोस्ट ले लीजिए, हेरल्ड ट्रिब्यून ले लीजिए इंग्लैंड का, न्यूयॉर्क टाइम्स ले लीजिए, मैं आपको उसकी कटिंग्स भेज देता हूं निकाल के कि उन्हीं ने शिमला अकॉर्ड के ऊपर, अकॉर्ड की जो शराइत के अंदर अगर ये जुमले ना लिखे तो फिर आप जो कहेंगे वो मैं करने को आपसे माफी मांगता हूं। ठीक है, आप खुद देख लीजिए, गरीदा देख लें कि एवरीवन इंटरप्रेटेड इट कि पाकिस्तान ने इसको मल्टीलैटरल से ये तय किया है कि हम आपस में दोनों हमसाया मिलके उसको एक आपने पॉजिटिव टर्न देके बात जो है वो कंसीड कर दी कि अब ये मल्टीलैटरल इशू से बायलैटरल। ठीक है, यू हैव मेड योर पॉइंट, बट ऑपोजिशन कह रही है कि आपसे सवालात किए जाते हैं कि आप किस किस्म के गलत फैसले कर रहे हैं, तो आप जस्टिफिकेशन उसकी देते हैं कि माजी में नून और PP ने ये किया था। उसे दूसरी चीज, ये इंटरप्रिटेशन भी गलत कर रहे हैं। माजरत के साथ मुझे कोई इंटरप्रिटेशन ना सिखाए, ये इंटरप्रिटेशन भी गलत कर रहे हैं उसकी। जी, आप पढ़ लीजिए, मैं आपकी इंटरप्रिटेशन नहीं मानूंगा, मैं अखबारों और जरीदों की बात कर रहा हूँ। अगर उनमें ये अल्फाज ना लिखे हुए हो तो मैं गलत, आप सही। मैं तो बड़ी सीधी आपके पब्लिक प्रोग्राम में कह रहा हूँ। उसमें ये नहीं है कि ओवर रूल हो गया, कहीं ये नहीं है ना ओवर रूल कोई कर सकता है, यूनिलैटरली नहीं ओवर रूल हो सकता। इंटरनेशनल कॉवेनेंट है, बैनुल अक़वामी एक कॉवेनेंट है, डिसीजन यूनाइटेड नेशंस की है, सारी दुनिया के मुल्कों की एक फैसला है, उसको हिंदुस्तान या पाकिस्तान कैसे बायलैटरल कर सकते हैं। शाइस्ता बहन का बोला था, उन्हीं ने ऑब्जेक्ट किया, मैंने फौरन खामोश हो गया। ठीक है, आपकी बारी थी, आप बोले, आपकी बारी दोबारा खरीदा देंगे, आप फिर बोलिएगा। फिरदौस साहब आप जवाब पूरा कर लें। लेट द प्रोग्राम कंटिन्यू। आपकी बारी, आप अपनी बारी, मैं अपनी बारी। फिरदौस साहब आप जवाब पूरा कर लीजिए। मैं बात अपनी पूरी रखूंगा। देखिए, इसी तरीके से एक कारगिल का फियास्को, कश्मीर के हमारे एक फियास्को नहीं है, हमारी तारीख में बहुत बड़े बड़े फियास्को। कौन से फियास्को को आप सबसे बड़ी अगर आप करेंगे, अगर इसी के अंदर पुलवामा का केस हुआ, पुलवामा के बाद जो रिस्पांस पाकिस्तान का हुआ, उसके बाद जो पायलट को रिलीज किया, पाकिस्तान के कद बड़ा हुआ या घटा?
अक़वाम आलम में दुनिया ने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के एक्शंस को, या इमरान खान को गलत कहा? किस बात की कहते हैं कि तजलील हो रही? पाकिस्तान की किस कंट्री के साथ ये आइसोलेशन पैदा होगी? किसका जिक्र कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी फेलियर? आई डोंट सी एनी फेलियर। अगर सऊदी अरेबिया हमें प्रेशराइज कर रहा है कि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज करें और हम एज अ नेशन ये फैसला करते हैं कि वी विल स्टैंड बाय आवर पैलेस्टीनियन ब्रदर्स, देन आई थिंक सो दैट्स द राइट वी हैव। क्या सऊदी अरब प्रेशराइज कर रहा है पाकिस्तान को या कर रहा था? मैं ये कह रहा हूँ, ये इम्प्लाई करती है ना, सिर्फ सऊदी अरेबिया की बात करते हैं ना, और तो किसी की बात नहीं करती ना। या तो खुल के, इनको तो अभी तक ये नाम लेना नहीं आता कि एस्टेब्लिशमेंट में इनका मुराद क्या होता है। कहने को इनके जो पर जलते हैं नाम लेते हुए, ये कौन से हिम्मत वाले सियासतदान हैं? ये तो कोई हकीकत की बात नहीं करती। इनको तो सिर्फ जो करना है वो उन्हें अपने आप को बचाना है, झूठ बोल के मुल्क से बाहर जाना है, सऊदी अरेबिया जाके बैठ जाना है। जब इनसे कुछ पूछा जाएगा जिसपे इनको मनी ट्रेल देनी होती है, तो इनके पास एक चीज होती है, और उस चीज का नाम है कतरी खत। कितने केसेस में ये कतरी खत आया इनकी मदद के लिए, उसका जवाब ये दे दें कि भाई क्यों हर दफा कतरी खत? हेलीकॉप्टर केस कतरी खत, वो टेक्सटाइल मिल कतरी खत, पनामा केस कतरी खत। ये कतरी खत कब खत्म होगा भाई? ये कोई कानून का खजाना है कतरी खत? इनके जवाब लेते हैं शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा से। बार बार वो हिट कर रहे हैं, हिंट भी कर रहे हैं फिरदौस तमीम नकवी साहब, और हुकूमत भी कह रही है मरियम नवाज की खामोशी, उनके प्लेटलेट्स के कम होने की आज सवेरे खबर भी आ गई, उनके स्पेशल डॉक्टर लंदन से भी आ गए, और खबरें आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो रही है कि मरियम नवाज का बाहर जाना उनका हक है। तो एक बार फिर ग्राउंड बिल्ड हो रही है। देखिए गरीदा, पहले तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि मेरे भाई बहुत मिसालें दे रहे हैं, पर मुझे ये बताएं कि जब बालाकोट पर हमला हुआ उस वक्त ये करतारपुर बनाने में लगे हुए थे। इन्होंने अभिनंदन को भेजा, ऑपोजिशन तो हुकूमत के साथ खड़ी रही कि अगर ये फैसला करें, लेकिन इनको इन रिटर्न कुछ मिलता है कि नहीं मिलता इंडिया से? अभी भी ये वन वे ट्रैफिक, फ्री ट्रेड जो उनको एक्सेस देना चाहते हैं, तो मुझे मेरा भाई बताए कि पाकिस्तान को क्या इक्विवेलेंट मिलेगा? मतलब अगर जो ये करने जा रहे हैं, पॉइंट है कि पाकिस्तान को कुछ फायदा होगा कि हम हाथ बांध के, हाथ जोड़ के बिल्कुल उनके सामने खड़े रहेंगे। अब देखिए मेरी बात सुनिए गरीदा, मैं एक्चुअली बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है किसी की सेहत पर सियासत करनी, लेकिन मरियम बीबी का खुद ट्वीट आ गया है कि ये लोग बहुत खुश होते हैं। 4 दिन उनका शदीद गला खराब है, बल्कि शुरू में शक हुआ कि कोरोना ना हो, उस पर वो टेस्ट भी हुए, लेकिन उनका एक है प्रॉब्लम। आई नो जेन्युइन एक प्रॉब्लम है। इलाज के लिए बाहर तो नहीं जाएंगे। देखिए उन्होंने उस ट्वीट में खुद जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये लरसती कांपती जो कमजोर हुकूमत है, ये कांपने लगती है जैसे। लेकिन राना सना साहब और शाहिद खान साहब कह रहे हैं कि बाहर जाना उनका हक है। देखिए मैं वो तो उन्हीं का नहीं, किसी भी पाकिस्तानी का आप उससे उसका बेसिक राइट कैसे छीन सकते हैं? वो मरियम बीबी नहीं, वो आपका भी मेरा भी हक है कि अगर मैं कहीं भी जाना चाहती हूँ तो वो मेरा राइट है, और वो राइट मेरा मुझसे कोई नहीं ले सकता। और मेरी बात सुने आज प्लीज क्लैरिफाई करवा लें, अ कन्विक्टेड पर्सन कैन ट्रैवल अब्रॉड। मेरी बात सुने नकवी साहब मेरी बात सुने। यू आर नॉट द पर्सन टू डिसाइड कि वो कन्विक्टेड हैं, वो मुजरिम हैं, वो नहीं है। दिस इज नॉट योर जॉब। एक्चुअली जो इनका काम है ना, वो ये कर नहीं रहे। इनका काम है हुकूमत करना, डिलीवर करना, गवर्नेंस करना, और सही काम लोगों को रिलीफ देना। जो आसमान को महंगाई छू रही है, जो लोग बिलक रहे हैं, इनका काम वो है। ये वो नहीं करेंगे जो काम जुडिशरी का है, जो काम एक्चुअली तो जो फैसले होने हैं वो करें, लेकिन इन्होंने फैसला करना है क्योंकि जो अदारे हैं वो इनके कंट्रोल में हैं, जो नैब है वो इनके कंट्रोल। आज आपको पता है मुल्तान का डीजी नैब इनके एमएनएस के प्रेशर में आके बदल दिया गया है, क्योंकि इनके जो एमएनएस हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और बड़ी देर से चाह रहे थे और रेजिस्टेंस हो रही थी। आज हुकूमत ने उसको ट्रांसफर कर दिया। ये आपने तो एक नया किस्सा छेड़ दिया, इस पे तो प्रोग्राम और एक और प्रोग्राम किया जा सकता था। ये तो इनके हालात हैं, ये तो इनका वे ऑफ गवर्नेंस है, ये इनका तौर तरीका है। ये क्या करेंगे? ये बिल्कुल नालायक है। मैंने आपको कहा नाअहल है और बदनीयत है, बदनीयत है, बदनीयत है। अच्छा जी खोजा साहब, बिल्कुल प्रोग्राम खत्म हो रहा है, आपका लास्ट कमेंट मैं जरूर लेना चाहूंगी। और जो ब्रॉडशीट कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है, यही निकल रहे हैं मुजरिम,
उसमें भी जो फाइन्स पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, वो ये निकल रहे हैं। अब देखना ये कि कुर्बानी का बकरा कौन बनेगा, क्योंकि इनको बकरे चंद नाम सामने आ गए हैं कुर्बानी के बकरे बनेंगे। लेकिन देनी पड़ती है शाइस्ता साहिबा को। खोसा साहब, 2008 से 12 की इंक्वायरी है, पेमेंट उस वक्त हुए 2015 में हुए, और इल्जाम जो है वो पीटीआई पे। खोसा साहब, ब्रॉडशीट इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद हुकूमत कह रही है कि जी स्विस अकाउंट्स का सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है और जरदारी साहब के खिलाफ स्विस अकाउंट्स खोलेंगे। खोसा साहब, देखें, पहली बात तो ये है कि अजमत सईद शेख साहब जो कमीशन बनाए गए हैं, हाँ, उस पर सारों ने एतराज किया, और वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल से नैब के वो हमारे खिलाफ पेश होते रहे हैं, जिसमें मैं डिफेंस लॉयर था, मोहतरम आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का, उसमें अजमत सईद शेख साहब नैब के वकील के तौर पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर पेश होते रहे हैं। देखें, इसलिए हमने सारों ने एतराज किया, और उनको क्यों नहीं पकड़ते जिन्होंने वो ब्रॉडशीट को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, हाँ। उनको क्यों नहीं पकड़ते जिन्होंने इस किस्म की वो वहां तो इनके पर जलते हैं, क्योंकि वो उस वक्त नैब के चेयरमैन जनरल साहब थे, वहां इनके पर जलते हैं, वहां नहीं जाते हैं। फिर जिस हुकूमत ने जब उनके साथ मुआहदा करके और उन्हें दिया, रूल्स इनके बनाए हुए, मेरा हमारा हुकूमत जनरल मुशर्रफ का अपॉइंटी था, ये जनरल मुशर्रफ का अपॉइंटी था। 5 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत कर गई, 5 साल जो है पीएमएल इतनी तारीफ को मशक न करें नकवी साहब, इतनी तारीफ को मशक न करें। पीटीआई पे ये ब्रॉडशीट को कॉन्ट्रैक्ट दिया था जनरल मुशर्रफ की नैब ने, अच्छा नकवी साहब, हमारे खाते में डाल रहे हैं। नकवी साहब, झूठ की कहानी देनी नकवी है। साहब, दीजिएगा एक नकवी मिनट। साहब को, नकवी मोर साहब, लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ। नकवी साहब, एक मिनट, खोसा साहब को जवाब जरा मुकम्मल करने दे, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन खोसा साहब, स्विस अकाउंट्स खोलने पे आ गई है गवर्नमेंट, क्विकली जवाब दे दे, फिर मैं प्रोग्राम वाइंड अप करूंगी। देखें, इस जो रिपोर्ट है ये रोज अव्वल से मुतनाज़ा थी। इसमें रिपोर्ट में जिस चेयरमैन नैब ने 2000 में हाँ। ये ब्रॉडशीट को कॉन्ट्रैक्ट दिया हाँ। था, वही जरा शराइत देख लें कि चाहे वो यानी 20% चाहे वो बरामद हो या ना हो, वो ब्रॉडशीट पैसे देगी। ठीक है, यानी एक ढेला रिकवर नहीं हुआ और अरबों रुपया इन्होंने उसको दे दिया है ब्रॉडशीट को, राइट। और उसको मुल्ज़िम नहीं टाइम बनाया। खत्म हो, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, कॉम्पिटेंस की कोई बात नहीं होगी। टाइम खत्म हो गया, वो भी इमरान खान ने पेमेंट कराई थी, ये भी कह देना। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। खोसा साहब, डिले से पेमेंट कराई है आप लोगों ने, कितना नुकसान कराया है, और अभी तो दूसरी पेमेंट का जिक्र नहीं हो रहा क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो चुका है। एक और केस भी वो ब्रॉडशीट का जो है वो कंपनी वो जीत गई है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करने हैं। सदालती वो जो डेली रोज वाला शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाया, उसमें भी मुंह की खानी पड़ी है। शाइस्ता साहब, फिरदौस शहीन, नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, टॉपिक्स बहुत ज्यादा थे, एक्सटेंडेड थे, टाइम कम था। आई विल सी यू कमिंग वीक इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।